वेलकम टू माय चैनल अकीरा मलिक। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का विकास। आज मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ और किस तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा कौन कौन से एक्ट बनाए गए और वे कब लागू किए गए और उनका क्या उद्देश्य था उनको लागू करने का। लेकिन इससे पहले मैं ये जो भारतीय संविधान का विकास है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहती हूँ, ताकि अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आए तो उससे रिलेटेड आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1947 का वर्ष जो है भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी वर्ष भारत अपनी सदियों दास मुक्सा से मुक्त हुआ था, यानी दासता से। दासता किसकी, यानी हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उससे हम मुक्त हुए थे। कब? 1947 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको पता ही है कि किसी भी देश का संविधान एक दिन की उपज नहीं होता। संविधान का ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। भारतीय संविधान के आधुनिक विकसित रूप को समझने के लिए हमें उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी मतलब कि ज्ञान होना ज़रूरी है। ऐतिहासिक प्रक्रिया का ज्ञान के बिना हम संविधान की भली भांति नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अंग्रेज़ों के भारत आगमन काल से ही नहीं जाना होगा, यानी कि हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करना होगा। अगर आप देखा जाए तो भारतीय संविधान का इतिहास का जो विकास काल है वो है 1600 ईस्वी का, यानी 1600 ईस्वी से है जो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास था वो स्टार्ट हो गया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वीडियो भी देखी होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और इस काल को हम एक तरह से 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पहला जो हमारा काल है, अगर हम देखा जाए तो हम इसको 1600 से हम इसको यानी 1765 तक देख सकते हैं, पहला काल। दूसरा काल जो है वो 1765 से 1858 तक। तीसरा 1858 से 1919 तक। और चौथा जो है वो 1919 से 1947 तक। और लास्ट में जो है 1947 से 1950 तक। ये जो था ये हमने 5 उसमें भागों में डिवाइड किया है, यानी 1600 से लेके और 1765 तक इस बीच क्या क्या हुआ और अंग्रेज़ों ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। इससे अलावा भी हम देखेंगे कि 1600 से और 1950 तक कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं और उन एक्ट को बनाने का क्या पर्पज़ था और हमारे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो इन्हीं सब डिटेल के साथ मैं आज आप सबको पूरी वीडियो बताऊंगी, तो इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1600 की, यानी 1600 से 1765 तक की हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? इसमें अंग्रेज़ों का भारत आगमन हुआ था। अब देखते हैं हम किस तरह से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई थी। 16वीं शताब्दी में हम बात करें अपनी 16वीं शताब्दी की, जिसमें इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। यानी इंग्लैंड में एलिजाबेथ महारानी है इंग्लैंड की, उनका शासन था। इस काल को इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता था। वहाँ पर क्या था? वहाँ पे जनता सुखी एवं संपन्न थी। अंग्रेज़ों ने जो है सामूहिक समुद्री यात्राएं करना प्रारंभ कर दिया था। 1600 ईस्वी से स्टार्टिंग कर दी थी। यानी ठीक उसी समय वहाँ भारतवर्ष की अपार धन संपत्ति की खबर पहुँची। यानी उनको पता लगा कि भारत जो है एक तरह से वहाँ पे बहुत सारा धन है और वो सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो उन्होंने जब भारतवर्ष की अपार धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए और उसकी अभिलाषा के लिए क्या किया? समुद्री यात्राओं की और अंग्रेज़ों को भारत की ओर आकर्षित किया। यानी जब उनको पता लगा कि भारत तो सोने की चिड़िया है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने समुद्री मार्गों से भारत आना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनका मेन पर्पज़ क्या था? उनका मेन पर्पज़ था कि हम वहाँ पे व्यापार करें और वहाँ पे जितनी भी संपत्ति वगैरह हम सब उसको लूट लें। उसके बाद अंग्रेजी व्यापारियों ने एक कंपनी स्थापित की, जो आगे चलकर उस कंपनी का नाम क्या पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वह प्रसिद्ध हुई।
ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वह प्रसिद्ध हो गई। और इसकी स्थापना महारानी एलिजाबेथ के एक राजलेख द्वारा, यानी एक चार्टर बनाया गया था। उस चार्टर का क्या नाम था? 1600 ईस्वी का चार्टर था वो। उसको क्या कहा जाता था? राजलेख कहा जाता था। उस चार्टर को राजलेख कहा जाता था। इसमें क्या हुआ? इस राजलेख में क्या किया गया? इस राजलेख में ये कहा गया कि कंपनी जो है वो पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार उनको प्रदान किया गया, कंपनी को। तो कंपनी के प्रबंध की समस्त शक्ति जो है गवर्नर तथा 24 सदस्यों की एक काउंसिल थी, उसमें निहित थी। उसके बाद भारत में कंपनी का सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र क्या बनाया गया था? तो वो बनाया गया था सूरत में। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एक चीज़ है, आप जैसे भी कोई भी हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री बैकग्राउंड, तो उसकी स्टार्टिंग से ही आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रही हूँ। सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र जो था वो सूरत में बनाया था। सूरत में कारखाने की स्थापना करने की अनुमति उन्हें किसने दी थी? मुगल बादशाह जहांगीर से प्राप्त हुई थी। उस टाइम पे मुगल बादशाह जहांगीर थे, तो उनसे उनको अनुमति मिल गई थी। तो कंपनी ने कहाँ पे वो किया? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में भी अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। और इन नगरों को प्रेसिडेंसी नगर भी कहा जाता था, यानी इनको क्या कहा जाता है? इनको प्रेसिडेंसी नगर भी कहा जाता था। उसके बाद आया 1726 का राजलेख, यानी चार्टर 1726 का। इस एक्ट में क्या हुआ? इसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, यानी C, B और M, यानी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इनको क्या कहा? इनको प्रेसिडेंसी के गवर्नर और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई इस वाले एक्ट में, यानी 1726 में इन्हें एक तरह से विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। और यह एक महत्वपूर्ण कदम था उस टाइम का। अब तक विधि बनाने की शक्ति सिर्फ कंपनी के इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड में निहित थी। वे लोग भारत की परिस्थितियों से बिल्कुल अनजान थे एक तरह से। तो 1726 के लेख ने भारत स्थिति, कंपनी की सरकार, गवर्नमेंट जनरल की प्रसिद्ध उपनियम और नियम और अध्यादेशों के पारित करने का प्राधिकार प्रदान किया और उनका उल्लेख करने वालों को दंडित करने की शक्ति इस एक्ट में प्रदान की गई। तो ये था इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं कि ये जो भारतीय संविधान की जैसे उन्होंने धीरे धीरे एक्ट बनाने स्टार्ट किए, तो वे कैसे बनाने स्टार्ट किए। आज का वैसे जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगी कि रेगुलेटिंग एक्ट कैसे बना, पीट्स इंडिया एक्ट कैसे, और 1919 का मिलो मिंटो सुधार, 1935 भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल से आज आपको बता रही हूँ। तो देखते हैं इसकी स्टार्टिंग कैसे की गई। 1757 ईस्वी के प्लासी की लड़ाई व 1764 के बक्सर के युद्धों को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। यानी उस टाइम से आप ये समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी और हम अंग्रेजों के धीरे धीरे गुलाम बनते जा रहे थे। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए और जिन एक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। और जो भारतीय संविधान के विकास की एक तरह से सीढ़ियाँ बने वे निम्न हैं। तो देखते हैं हम पहला एक्ट है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी ये वाला जो पॉइंट है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इस एक्ट की क्या क्या विशेषताएं थी। इस एक्ट की विशेषताएं थी जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम कौन से एक्ट में दिया गया, तो वो दिया गया 1773, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, तो उसमें इसको नाम दिया गया। इससे रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये वाला पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी यहाँ इस पॉइंट से भी आपका क्वेश्चन बनता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, सर एलिजा इम्पे था, और अन्य न्यायाधीश का नाम था चैम्बर्स
लिमेंस्टर और हाइड, ये वाला पॉइंट भी आपका पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा, यानी कौन से अधिनियम, 1773 की ही बात कर रहे हैं अभी फिलहाल हम, ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी ये जो एक्ट बना, इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो भी आपको एक तरह से टैक्स से रिलेटेड या सिटीजन से रिलेटेड या कोई आर्मीज से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है तो उसकी जानकारी किसको देंगे, ब्रिटिश सरकार को देना ज़रूरी कर दिया गया था इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम दूसरे एक्ट की बात करते हैं, तो वो है पीट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में बनाया गया। पीट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, सेटलमेंट। और इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें दो चीज़ों का वो हुआ, एक तरह से प्रारंभ हुआ। सबसे पहला क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें क्या कहा गया था, इसमें व्यापारिक मामलों के लिए इसको बनाया गया। दूसरा जो था वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, वो था राजनीतिक मामलों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट, यानी ये बनाया गया 1793 में चार्टर एक्ट। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है, यानी कर्मचारी और बोर्ड के जो सदस्य थे उनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा, उनका दिया जाएगा भारतीय राजस्व। यानी वही बात आ गई कि भारत सोने की चिड़िया थी और उसको लूटने के लिए अंग्रेजों ने पूरा सार्थक प्रयास किया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ है हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी। पहली जो थी वो थी कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था इस एक्ट में, यानी कंपनी जो है वो 20 साल तक एक तरह से वहाँ पे स्थापित रहेंगी। और दूसरा जो वो था कंपनी के भारत के व्यापार के साथ, यानी भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया था, क्योंकि 1600 का जो महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर एक्ट बनाया था उसमें एकाधिकार का राइट दिया गया था, तो इसके अकॉर्डिंग वह छीन लिया गया था। किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हुआ। यानी सबसे पहले जो है कौन सा व्यापार होना स्टार्ट हुआ, देख सकते हैं आप, टी का, यानी चाय का व्यापार। इस अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। नेक्स्ट देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा देश में केंद्रीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, यानी सेंट्रल बनाया गया। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये वाला पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है कि, और ये 1833 का जो चार्टर एक्ट है ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या कहा गया, इसमें व्यापारिक अधिकार जो था वो पूर्णतः समाप्त हो गया और केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। और पहले बंगाल के जो गवर्नर थे वे 3 प्रेसिडेंसी में थे, जैसे मैंने बताया था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, लेकिन अब उनको संपूर्ण भारत का जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट बात करें अगर, तो विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में 14 सदस्यों को शामिल किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये वाला पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है। और उस टाइम पे क्या हुआ, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। यानी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, यानी प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ तो हमारा कौन सा एक्ट बनाया गया प्रथम विधि के अकॉर्डिंग, आईपीसी बनाया गया, यानी भारतीय दंड संहिता बनाई गई 1860 की, जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी। इस एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया, यानी ये वाला पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा का संबंध में मैकाले समिति के लिए नियुक्त की गई, यानी 1854 में। नेक्स्ट देखते हैं
इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई तथा बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। अब हम देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी उस पर नज़र मारते हैं और देखते हैं। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया। यानी ब्रिटिश क्राउन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इस काल में हुई जो मैं आपको बता रही हूँ। यानी कि 1858 में ब्रिटिश शासन काल की क्राउन के हाथ में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सर्जन हुआ, जिनमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा नियुक्त किए गए। उस टाइम पे मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया। इसमें एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सर्जन किया गया और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये वाला पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है। इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। ये वाला पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कौन से एक्ट में किया गया। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे, तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं अगर 1861 एक्ट की, तो वो था भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी। इसकी विशेषताएं थी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसमें विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, जिसके हेड कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कौन से एक्ट में किया गया और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कौन से एक्ट में की गई। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत व पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था इस वाले एक्ट में। नेक्स्ट अगर बात करें 1873 का अधिनियम, तो इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। यानी ये वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली कब समाप्त किया गया, तो 1 जनवरी 1884। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया, ये किया गया 1873 यानी 1873 एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इन्होंने 10th एक्ट पारित किया। उसका एक्ट नाम था शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ, गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। यानी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एक्ट में महारानी विक्टोरिया का भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, तो वो एक्ट है शाही उपाधि अधिनियम 1876। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी डेट को किया गया, तो वो किया गया 28 अप्रैल 1876। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं 1892 भारत परिषद अधिनियम की। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो देखते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। यानी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कौन से एक्ट में की गई, तो इस एक्ट में इसकी शुरुआत की गई। अब हम देखते हैं इसके द्वारा राजस्व व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं 1919 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये एक्ट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। 1919 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। यानी ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1919 में भारत के राज्य सचिव कौन थे, तो उनका नाम है लॉर्ड मार्ले। और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1919 में भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट देखते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधियों का प्रावधान इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी।
इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधियों का पिता कहा जाता है। ये वाला पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वह प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। नेक्स्ट देखते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। ये वाला पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, या इसको मैनटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। इसकी विशेषताएं क्या थी? इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था कौन से एक्ट में शुरू की गई थी, तो उस एक्ट का नाम है 1919 में। नेक्स्ट देखते हैं, इस राज्य के परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। अब बात करते हैं केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। ये हम 1919 एक्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस थे। ये वाला पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंतर्गत 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया और मुंबई विधान परिषद में 111, मद्रास विधान परिषद में 127, बंगाल विधान परिषद में 239 और संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में 123 और पंजाब की विधान परिषद में 93, बिहार एवं उड़ीसा की विधान परिषद में 103 और मध्य प्रांत एवं बरार की विधान परिषद में 70, असम विधान परिषद में 53 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार कब दिया गया, और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवक आयोग का गठन किया गया और किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर यह गठन किया गया। ये वाला पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बात करते हैं 1927 में साइमन आयोग आया, यानी आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इसमें आरक्षित विषय कौन कौन से थे? जैसे वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, वायलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। ये सब थे आरक्षित विषय। अब देखते हैं हस्तांतरित विषय कौन से थे? शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तोल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण कर दिया गया था उस टाइम पे, और धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि उस टाइम पे ये देखने को मिले। अब हम बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी वो देखते हैं। भारत में एक फेडरल यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो दिल्ली में स्थित था। ये वाला एक्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो पूरा एक्ट ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें 1935 अधिनियम की, तो इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है। और केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन किया गया। ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। अब हम बात करते हैं इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। यानी हम किस एक्ट की बात कर रहे हैं? हम एक्ट की बात कर रहे हैं 1935 एक्ट की, यानी भारत शासन अधिनियम। इसने 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की और दलित जातियों, महिलाओं, मजदूरों वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा
और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, यानी 1935 में ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया। यानी ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि वर्मा को कब अलग किया गया, 1937 में किया गया। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग? भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर बात करें, इस अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। पहली सूची थी संघीय सूची, जिसमें कितने विषय थे? 59 यानी 59 विषय। दूसरी थी राज्य सूची, जिसमें 54 विषय थे। और तीसरी थी समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे। अब हम देखते हैं इन सूची में क्या क्या विषय थे। संघीय सूची की बात करें तो इसमें क्या क्या थे? विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना आदि विषय थे। राज्य सूची पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा, ये सब राज्य सूची में इन्होंने संग्रहित कर दिए गए। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी सूची समवर्ती सूची, यानी उसमें क्या क्या किया गया? दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि, ये सब हम ये समवर्ती सूची में डाल दिए गए। अब हम बात करते हैं 1947 यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी? इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। और इसमें क्या क्या प्रावधान दिए थे वे हम देखते हैं। यानी इसमें 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए और उनके ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। ये वाला इसमें एक तरह से प्रावधान डाला गया। दूसरा बात करें, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो जब तक विधानसभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उसमें 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। फोर्थ अगर पॉइंट की बात करें तो इस अधिनियम के दिन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिलों को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। तो ये था हमारा 1947 एक्ट। अब हम अगर देखें तो ये मैंने डिटेल के साथ आपको बताया है पूरा ही भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये पूरी ही वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड और भी बातें हैं और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका ये टॉपिक मेरा कैसा लगा? अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।